शिखा, गुड इवनिंग। चलिए। अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास के अंदर हमने काफी चीजें यहाँ पे पढ़ी थी, सीखी थी। वी हैव सीन फ्यू थिंग्स, राइट। उस पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं चीजों को। एंड आज चैप्टर खत्म करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था समथिंग इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी दो अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे compete कर रही है। और जब वो आके यहाँ पे अपना compete कर रही है, compete करने के बाद आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर एक्चुअली competing फॉर द रिसोर्सेस। जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं, याद रखना दोनों के दोनों यहाँ पे नेगेटिवली अफेक्टेड होंगे। ये बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी। प्रेशर ऑफ आउट कंपीटिंग द अदर स्पीशीज, लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज बिकम बिकॉज ऑफ कंपटीशन। इन दो रीजन की वजह से आपका जब भी कंपटीशन होगा, बोथ ऑफ देम विल गेट नेगेटिवली अफेक्टेड। इसलिए हम यहाँ पे टैग करते हैं माइनस माइनस का, माइनस माइनस का टैग हम यहाँ पे कर देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि अगर मेरी दो स्पीशीज है जो अलग अलग है, तो यहाँ पे जो मेरा कंपटीशन यहाँ पे होगा वो क्या होगा, इंट्रा या इंटर? इंटर। राइट, इंटर। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, राइट। गॉस लॉ हमने देखा था। यहाँ पे गॉस लॉ आपको ये कहता है कि अगर दो स्पीशीज कंपीट कर रही है सेम रिसोर्सेज के लिए तो जो सुपीरियर होगी वो सर्वाइव कर जाएगी, और जो इंफीरियर होगी वो वहां से निकल जाएगी, उसको आउट कंपीट कर देगा। सो दैट वाज माय गॉस लॉ। एक लॉ हमने, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया, हमारी बकरी आपको याद होगी, जिसके वजह से हमारा अबेंगडीडो टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गया था। सो वी हैव सीन दैट, राइट। बेटर एफिशिएंसी थी गोट की वहां पे। देन कॉर्नल्स एक्सपेरिमेंट भी हमने यहाँ पे देखा था, अगर आपको याद होगा कॉर्नल एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे। देन याद रखना कि यहाँ पे हमने क्या किया था, वी वर यूजिंग दिस थैलमस एंड बेलानस। जब मैंने बेलानस को नीचे से निकाला, जब मैंने बेलानस को यहाँ से निकाल दिया, तो उससे क्या हुआ कि थैलमस ने नीचे वाले एरिया को पूरा यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया। सो मेरा जो यहाँ पे थैलमस था उसने नीचे वाले एरिया को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, और उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कंपिटिटिव रिलीज। तो जैसे ही आपने ऊपर वाली नीचे वाली स्पीशीज को आपने निकाल दिया, ऊपर वाली स्पीशीज ने उस एरिया को कवर कर लिया। दैट वाज डन बाय माय कैथेलमस, राइट। सो रिमूव बेलानस, कैथेलमस ऑक्यूपाई द वैकेंट एरिया, दैट वाज माय कंपैरेटिव रिलीज। लेकिन जब मैंने उल्टा किया, जब मैंने कैथेलमस को ऊपर से निकाल दिया, जब मैंने इनको यहां से निकाल दिया, ऊपर वाले को निकाल दिया, तो बेलानस मेरा ऊपर नहीं गया। कोई बताएगा मुझे कि बेलानस मेरा ऊपर क्यों नहीं गया? सर क्योंकि वो मॉइस्ट एरिया में सर्वाइव करता है। बिल्कुल सी डिम्पल, क्योंकि मेरा जो बेलेनस था यहाँ पे वो सिर्फ मॉइस्चर वाले एरिया में, मॉइस्ट एरिया में आपका ग्रो करता है, वो ड्राई एरिया में ग्रो नहीं कर सकता था। सो दैट इज व्हाई इट नेवर ऑक्युपाइड द अपर स्ट्रेटा। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। हाँ जी सना, गुड इवनिंग। लेट हैं आप, 5 मिनट चलेगा। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द वार्बलर स्पीशीज। आपको याद होगा कि हमने वार्बलर वाले बर्ड्स के बारे में हमने यहाँ पे बात किया था। एंड दिस वार्बलर स्पीशीज आर द वन, आपके पास 5 अलग अलग स्पीशीज थी, लेकिन पांचों ने अलग अलग एरिया को यहाँ पे ऑक्यूपाई किया था। कोई यहाँ पे था, कोई फेरी में था। सो ऑल वर ऑक्यूपाइंग डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेम ट्री, और वहां से अपना वो लोग वहां पे खाना डिराइव कर रहे थे। एंड दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ माय रिसोर्स पार्टीशन। तो ये भी आपको याद रखना है जो हमने पढ़ा था, राइट। सो ये सब चीजें हम देख चुके हैं यहाँ पे। देन वी हैव डिस्कस द पैरासिटिज्म, हमने देखा था पैरासाइट को हो रहा है फायदा, होस्ट को हो रहा है नुकसान, और ये उसके एग्जाम्पल, राइट। वी हैव डिस्कस अबाउट द फीमेल एनाफिलस, प्लाज्मोडियम, ये भी हमने देखा था। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द स्पेशल अडेप्टेशन, हमारा डिस्कस करना बाकी है, तो हम यहाँ से चालू करते हैं। सो जब हम डिस्कस करते हैं पैरासाइट्स के बारे में, तो याद रखना पैरासाइट्स आर द वन व्हिच विल ईदर लिव इनसाइड द बॉडी और विल अटैच देमसेल्फ टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हम यहाँ पे देखते हैं कि पैरासाइट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, उनके अंदर आपको क्या अडेप्टेशन देखने के लिए आपको मिलता है। व्हाट आर द अडेप्टेशन आई विल फाइंड इन देम। सो अडेप्टेशन जो आपको मिल सकते हैं, व्हिच कैन बी एज सिंपल एज लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन। अब पैरासाइट्स को अगर वो बॉडी के अंदर रह रहा है, उसे कोई एक्स्ट्रा सेंस ऑर्गन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, मतलब उसे आईज, नोज, ईयर्स नहीं चाहिए। सो लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमनली सीन द पैरासाइट। अगर कोई पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर रह रहा है, जैसे कोई लिवर वॉर्म हो गया,
राइट, या लिवर फ्लूक हो गया आपका एग्जाम्पल, सो उसके अंदर आपको सेंस ऑर्गन नहीं मिलेंगे. सो इवोल्यूशन के साथ क्या हुआ है, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन. दे कैन हैव structures like suckers or posterior. सो स्ट्रक्चर्स लाइक सकर्स एंड ऑस्ट्रेरिया ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं उस एनिमल को अटैच करने के लिए एक बॉडी पार्ट के साथ. जैसे आपके लीच के अंदर आपको सकर मिल जाएंगे, उन सकर्स की वजह से वो अपने बॉडी को अपने आप से अटैच कर पाता है, हमारे बॉडी के साथ अटैच कर पाता है. हॉस्टेरिया जो आपको यहाँ पता है, HAUSTURIA, ये आपको कस्कुटा प्लांट में मिलता है. इसकी मदद से ये अपने आप को अटैच कर पाता है अपने होस्ट प्लांट के साथ. तो ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे. आपको हुक मिल जाएगा, कई बार कुछ आपके वॉर्म्स हो जिसके अंदर आपको हुक मिलता है, एंड दैट हुक विल अलाउ द वॉर्म टू अटैच टू द बॉडी ऑफ द एनिमल. तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको, एडिशनल स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं जिनकी वजह से वो एनिमल अपने आप को अटैच कर पाता है अपने होस्ट के साथ. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दे हैव लेस डेवलप्ड digestive system. They have less developed, or there is a loss of, I can even say that there is a loss of, there is a absence of digestive system. ठीक है. तो आपको क्या होता है ना कि जो एनिमल्स आपके बॉडी के अंदर रह रहे हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होती. दे कैन सर्वाइव आपके बॉडी के अंदर बाय गेटिंग न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी और ब्लड. सो उनके अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए आपको वहां पे नहीं मिलेगा. तो एक और ये आपको पॉइंट यहाँ पे आ रखना है, दैट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इनसाइड द बॉडी. सो ये बात आपको यहाँ पे आ रखना है. सो दिस आर सम ऑफ द एडेप्टेशन यू विल गेट टू सी. कुछ एडेप्टेशन आपके सामने लिखे हुए हैं जो आपको मिल सकते हैं कई सारे आपके पैरासाइट्स के अंदर, जिनकी वजह से वो अपने वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और थ्राइव कर सकते हैं. दैट इज समथिंग आपको ना. जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है. तो ह्यूमन लिवर फ्लूक वाला जो आपके यहाँ पे पैरासाइट होता है, एक्सक्यूज मी, इट रिक्वायर्स टू इंटरमीडिएट होस्ट. एक होता है स्नेल, एक होता है फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. तो आपको एक और बात याद रखनी है यहाँ पे कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है. लाइफ साइकिल पैरासाइट्स का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बट उनका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है. उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिंपल होता है, बट लाइफ साइकिल उनका थोड़ा होता है कॉम्प्लेक्स. क्यों होता है कॉम्प्लेक्स? दे नीड मोर देन वन होस्ट. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो होस्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है. आप मलेरिया के पैरासाइट को भी याद करो, उसको भी चाहिए, एक तो वेक्टर चाहिए मॉस्किटो, और फिर उसके बाद उसे चाहिए आपका होस्ट जो दूसरा है मैमल होगा. सो दे हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल. याद रखना, द पैरासाइट्स ऑलवेज हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, बट दे हैव अ सिंपल बॉडी. अब जब मैं कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल यहाँ पे कह रहा हूं तो आप ये भी याद रखना, पैरासाइट्स के अंदर यू विल हैव मल्टीपल लार्वल स्टेज. दे हैव अ मल्टीपल लार्वल स्टेज. मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे पैरासाइट्स के साथ लागू करता है, बट आई विल फाइंड देम विद द एंडोपैरासाइट के साथ तो ये लागू करता है. दे विल हैव अ मल्टीपल लार्वल स्टेज, उनके वहां पे होते हैं. तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो विद द पैरासाइट्स. नाउ यू हैव एक्टो एंड एंडोपैरासाइट. तो क्या होते हैं मेरे यहाँ पे एंडोपैरासाइट, क्या होते हैं मेरे यहाँ पे एक्टोपैरासाइट, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं. एंडोपैरासाइट्स में आपके यहाँ पे आ सकते हैं समथिंग लाइक योर लिवर फ्लू, ये आपके यहाँ पे आ जाएगा. यू विल हैव समथिंग लाइक योर टेप फॉर्म. इवन आपका मलेरिया कॉज करने वाला आपका जो था प्लाज्मोडियम, ये सारे स्पीशीज जो है आपके, दे लिव इनसाइड द बॉडी एंड दे आर माय एंडोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स में मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई कैन हैव एग्जांपल लाइक योर लीच, सबसे सिंपल बढ़िया एग्जांपल. यू कैन हैव एग्जांपल ऑफ टिक एंड माइट्स. अगर आपके पास किसी के घर में डॉग्स या कैट्स हैं, डॉग्स मेनली, सो उनके ऊपर आपको टिक एंड माइट्स आपको काफी इजीली मिल जाते लगे हुए हैं. है किसी के घर पे डॉग? नहीं है? क्या बेटा आप लोग पढ़ाई भी नहीं करते, कोई पेट भी नहीं पालते हैं?
सो टिकन माइट्स विल बी देयर ऑन द सरफेस ऑफ द डॉग है, डॉग्स के ऊपर आपको मिल जाते हैं, दे आर माई एक्टोपैरासाइट, वो ब्लड सक करते हैं। लीच आप जानते हो। देन इवन यू हैव अ हेयर लाइस, हेयर लाइस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई एक्टोपैरासाइट। उसके साथ साथ यू हैव एग्जाम्पल ऑफ माई कस्कुटा प्लांट, ये भी आपका एक्टोपैरासाइट ही है। सो एक्टो जो बॉडी के बाहर अटैच करके अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, एंडो जो बॉडी के अंदर जाके रहता है और आपका न्यूट्रिशन डिराइव करता है। सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। The life cycle of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. तो इनकी लाइफ साइकिल मैंने आपको बोला था काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। Their morphological and anatomical feature are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. तो याद रखना मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली उनका काफी सिंपल होता है रहने लाइक स्ट्रक्चर, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइफ साइकिल इनका होता है कॉम्प्लेक्स। अब एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पे one of the trait of parasites is going to be they show high reproductive potential. They show high reproductive potential. शायद रखना आपके पैरासाइट्स जो आपके यहाँ पे थे, दे आर गोइंग टू शो द हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल आपके यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, दैट इज समथिंग दे आर गोइंग टू डू दैट। So loss of sense organ structure like suckers, Hosteria, hook is you find in them. Digestive system आपको नहीं मिलेगा, but they will show high rate of reproductive potential, मतलब ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो लोग। These are the adaptations you have to know of the parasites. ठीक है, तो इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद। एंड आई होप ये 4 स्लाइड्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। क्या इतनी 4 स्लाइड्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे रिएक्ट नहीं कर रहे ज्यादा, काफी दिनों के बाद मिल जाए इसलिए। बताना चाहूंगा कि आप अवंती की क्लासेस लगा रहे हो और मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी, और हफ्ते भर पहले भी बायोलॉजी पढ़ा रहा था मैं। इन केस ऑफ यू आर थिंकिंग कि कहाँ आ गए हम, ये कौन सी लिंक है जो मैं शेयर की गई हमारे साथ। जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, राइट? वी ऑल आर सिमिलर विद ईच अदर, सो रिएक्ट करो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ माय ब्रूड पैरासिटिज्म। अब जब ये कहानी आपके सामने आती है, कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में आपके 2 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एक आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, आपके यहाँ पे ककू, ककू मतलब कोयल, ठीक है, एंड दूसरा आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा आपके यहाँ पे क्रो। अब ककू कभी भी अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती। ककू कहती है कि नेस्ट कौन ही बनाए, राइट? सो वो नेस्ट कभी नहीं बनाती अपना खुद का। सो ककू क्या करती है, वो हमेशा एग ले करती है क्रो के नेस्ट में। याद रखना, ककू विल गो एंड विल ले द एग इन द क्रोज नेस्ट। सो इट विल कम एंड विल ले द एग्स, lay eggs in crow's nest. सो क्रो के नेस्ट के अंदर वहां पे वो एग ले करेगी। ठीक है, ऑब्वियसली ये तब ले करेगी जब क्रो वहां पे नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ऐसे नहीं कि क्रो वहां पे बैठा हुआ है और वो आके लेगने एग ले करी होती है। जब क्रो जा रहा है ना खाना पीने के लिए कहीं पे बाहर, तब जाके ककू आके अपना एग ले कर देगी क्रो के नेस्ट के अंदर, राइट? अब ये करा क्यों जाता है? पहली चीज, दैट इज हाउ यू आर इंश्योरिंग दैट कि आपको पेरेंटल केयर नहीं देनी पड़ेगी वहां पे। सो ककू इज एक्चुअली ट्राइंग टू अवॉइड पेरेंटल केयर। अब ककू क्या करती है यहाँ पे कि वो एग में एक ही नेस्ट में जाके एग ले नहीं करती, मल्टीपल नेस्ट के अंदर जाके वो मल्टीपल टाइम्स एग ले करेगी। ठीक है, तो अलग अलग ट्री पे जाएगी, एग नेस्ट देखेगी और नेक पे नेस्ट को देख के वहां पे वो एग ले करेगी। और याद रखना, एक ही बार में वो 4-5 एग ले नहीं करेगी। ककू इज ओनली गोइंग टू ले 1 or 2 eggs इन द नेस्ट। ठीक है, क्योंकि ज्यादा करना भी लाइक फायदेमंद नहीं होता, बिकॉज रिस्की होता है कि ज्यादा एग हो गए तो इंक्यूबेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो शायद बेबी हैच आउट ना हो। तो इट विल ओनली ले 1 or 2 eggs इन द नेस्ट। अब जब आपने अपने एग यहाँ पे ले कर दिए, तो यहाँ पे आपको फायदा यहाँ पे क्या मिल जाए? फायदा आपको यहाँ पे मिल जाए, एडवांटेज आपको यहाँ पे ये है कि आपको हैचलिंग को रेज नहीं करना, आपके हैचलिंग को रेज करेगा आपका क्रो। सो क्रो इज द वन जो आपके हैचलिंग को यहाँ पे रेज करेगा, राइट? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे जब एग आपके यहाँ पे हैच आउट होगा, सो व्हेन द एग विल हैच आउट, सो नाउ यू हैव द हैचलिंग। हैचलिंग मतलब बेबी बर्ड। Now this hatchling will be raised by the crow. This hatchling will be raised
बाय क्रो। अब जब मैं कह रहा हूं कि आपके हैशलिंग को क्रो रेस करेगा, तो आप एक बात यहाँ पे समझो कि दैट ऑल्सो मीन्स दैट कि आपका इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो एज अ क्रो एक ऐसे बर्ड को रेस करने में जो आपको बिलोंग भी नहीं करता। तो आपको तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना, क्रो को तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है देखा जाए तो। क्रो को यहाँ पे काफी लाइक उसकी स्पीशीज को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ ब्रूट पैरासिटिज्म, कि क्रो को यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है बिकॉज ही इज रेजिंग द बर्ड विच नॉट इवन बिलोंग टू द इट्स ओन स्पीशीज। और पता है इसमें एक और बात क्या होती है, अगर ककू का एग जल्दी हैच आउट हो गया, अगर ककू का एग 18वें दिन पे हैच आउट हो गया और क्रो का एग हैच आउट कर रहा है 20 दिन के बाद, तो जो आपका ककू जो बर्ड होता है ना, बेबी ककू जो बर्ड होता है, वो बाकी सिबलिंग्स को धक्का मार के गिरा देता है। सिंपल सी बात है एंड मेक सेंस कि अगर आप अपने सिबलिंग को बाहर गिरा दोगे, जैसे 4 सिबलिंग बैठे हुए हैं राइट मम्मी के खाना लेने के लिए, इट विल पुश आउट ऑल द 3 सिबलिंग्स आउट ऑफ द नेस्ट। अब जब उसने ऐसा किया तो फायदा क्या मिला उसे वहां पे, कि सारे रिसोर्सेज अब उसे खुद को मिलेंगे खाने के लिए। और जो क्रो था वहां पे इट इज नॉट एबल टू लाइक, उसको तो एडवांटेज यहाँ पे मिल नहीं रहा, उसके तो स्पीशीज गई ना वहां पे, एटलीस्ट वो टाइम पे तो गई ना वहां पे। तो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर राइट। जिस थाली में खाया, हाँ काइंड ऑफ यस चेतना राइट ट्रू। और वहां पे रह भी रहा है, उस थाली के ऊपर रह भी रहा है बड़े होने तक। सो दैट इज समथिंग दे डू ओवर देयर। अब आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब ककू एग ले करती है ना, व्हेन द ककू इज गोइंग टू ले द एग, वो रिसेंबल करते हैं क्रो के एग के साथ। तो ये बात याद रखना, पहले ये देख लो यहाँ पे। सो ककू जब यहाँ पे एग ले करेगी, व्हेन द ककू इज गोइंग टू ले द एग्स, जब यहाँ पे एग ले किया जाता है, दिस एग्स आर सिमिलर टू क्रोज एग, दे हैव टू बी सिमिलर टू द क्रोज एग। पता है आपने अगर कभी नोटिस किया होगा बर्ड्स के एग को, तो बर्ड्स के एग के ऊपर पैचेस बने हुए होते हैं। कभी आप नोटिस करना बर्ड्स के एग के ऊपर पैच बने हुए होते हैं, लाइक ऐसे ग्रे कलर का या ब्लू कलर का पैच होता है। सो ककू को काफी ध्यान रखना होता है दैट जो एग वहां पे वो ले करी है ना, it should be, it has to be similar to the crow's egg, has to be similar to crow's eggs। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्रो आइडेंटिफाई कर लेता है, ऐसा भी होता है, ये भी कई बार ऐसा होता है कि क्रो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये तो कुछ बाहर का है। मैं आधे घंटे के लिए जब बाहर गया था तब ये तो था नहीं राइट, इट हैपन्स। तो क्रो क्या करता है, उससे फिर निकाल देता है, उस एग को वहां से निकाल देता है राइट। नहीं क्रो नहीं पहचान पाता बेटा, क्रो को नहीं पहचान पाता कि वो ककू का एग है, ना ही वो पहचान पाता कि ककू का बेबी है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब मेरा ककू हैच आउट होकर निकलता है ना, वो ग्रो कर रहा होता है, तो इवन वो काफी क्लियरली दिख रहा होता है कि ककू का बेबी है, तब भी क्रो उसे आइडेंटिफाई नहीं करता, क्रो उसे पालता है एज इट्स ओन बेबी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसमें क्रो का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, सो दैट समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज अ स्टोरी फॉर माय ब्रूट पैरासिटिज्म। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ब्रूट पैरासिटिज्म आपके सामने आएगा तो आपको याद रखना है यहाँ पे यू हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ ककू एंड अ क्रो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ककू सिर्फ क्रो के नेस्ट के ऊपर ही ऐसा नहीं करता, वो कोई दूसरा बर्ड भी होगा ना, छोटा सा बर्ड भी होगा ना, तब भी वहां पे जाके वो एग ले कर देगा। उसको बस ये चाहिए कि कोई उसके एग को हैच करा के उसके हैचलिंग को ग्रो करे, दैट्स इट। सो दैट इज व्हाई ककू विल डू ऑल इट्स थिंग ऑल द टाइम राइट। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे ब्रूट पैरासिटिज्म। इसका आप यहाँ पे एक पिक्चर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने रॉबिन बर्ड। अब रॉबिन बर्ड आपके यहाँ पे कितनी छोटी है, और उसका बेबी ककू जो इसका बेबी है यहाँ पे, वो कितना बड़ा हो चुका है। मतलब रॉबिन बर्ड को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि वहां पे 3 टाइम्स बड़ा हो चुका है वहां पे वो, उसको अभी भी याद पता नहीं चला कि यार ये तो हमारे पड़ोसी के बच्चों से तो दिख नहीं रहा राइट। इट इज स्टिल फीडिंग दैट पर्टिकुलर बेबी ओवर देयर। तो अगर आप सोचते हो ना कि वो बेबी को देख के पता लगा लेते हो कि यार ये तो मुझे बिलोंग नहीं करता, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है ना, बर्ड्स के अंदर इम्प्रिंट हो जाता है। जब बेबी हैच आउट होते हैं ना, तो बर्ड के ऊपर, मदर बर्ड के ऊपर वो बच्चों का एक इम्प्रिंट आ जाता है। इम्प्रिंट मतलब नाउ शी नोज दैट शी हैज टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम, सिंपल, चाहे वो कोई भी स्पीशीज का क्यों ना हो। मैं आपको इससे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ इम्प्रिंट होने का। अगर आपके घर में डक्स हैं, या अगर आपके घर में स्मॉल बेबी है डक्स के या हेन के, अगर वो आपको देख लेते हैं ना, अगर वो आपको आपके लाइफ के इनिशियल स्टेज पर अगर आपको देख लेते हैं, देन वो आपके ऊपर इम्प्रिंट कर देंगे। इम्प्रिंट करना मतलब वो आपके पीछे पीछे ही घूमेंगे हमेशा आपको। फॉर देम यू आर द गार्डियन। सो दैट्स व्हाट हैपन इन बर्ड्स एंड दैट्स व्हाट आल्सो हैपेंस इन मैमल्स एज वेल। आपने कभी कभी न्यूज में पढ़ा होगा कि कई बार डॉग्स ने टाइगर के बेबी को रेस किया, एक फीमेल डॉग ने टाइगर के बेबी को रेस किया, ऐसा भी कई बार होता है। सो व्हाट हैपेंस दैट एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ इट कैन हैपन दैट एनिमल दूसरे बेबी को इम्प्रिंट कर लेता है, या मैं कहूंगा उसके साथ उसका ऐसा
एक बिहेवियर बन जाता है कि उस एनिमल को रेस करना चालू करता है। इट कैन हैपन। सेम चीज आपके यहाँ पे भी हो रही है। सो ये यहाँ पे फीड करता रहेगा यहाँ पे। ककू हैच आउट होके अपने मदर के पास चली जाती है। नहीं बेटा, नहीं जाती वो उसकी मदर यही है। अब जो रॉबिन है ना, या जो होस्ट है यहाँ पे, वो इसकी मदर है यहाँ पे। सो ये कहीं नहीं जाएगी, ये बड़ी होगी, अपना एडल्टहुड बनाएगी पूरा यहाँ पे, एंड देन इंडिपेंडेंट रहेगी। ये वापस अपनी बायोलॉजिकल मदर को मिलने नहीं जाती कभी भी। प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, पहले तो भी क्वेश्चन आएंगे सेम बोलने में। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय ब्रूट पैरासिटिज्म व्हिच यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट। तो इतनी बातें आप यहाँ पे याद रखो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन रीड ऑल दिस थिंग बाय योरसेल्फ एज वेल। ये सारा एनसीईआरटी की लाइन से आप यहाँ पे। ब्रूट पैरासिटिज्म इज अ बर्ड fascinating example of parasitism in which parasitic bird lays its egg in the nest of its host and let the host incubate them. तो यहाँ पे अलाउ करता है आपके होस्ट को कि वो इंक्यूबेट करें। During the course of evolution, the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size, color to reduce the chances of host bird detection the foreign egg and ejecting them out of the nest. तो मैंने आपको बोला कि अब ऐसा होता है कि जब एग के अंदर, जब नेस्ट के अंदर जब एग ले किए जाते हैं तो वो काफी सिमिलर होते हैं उस बर्ड के एग के साथ, ताकि उसे कोई डिटेक्ट ना कर सके। Try to follow movement of some cuckoo and crow in your neighborhood park during the breeding season and watch brood parasitism in action. तो बोला जा रहा है कि आप जाके देखिए अपने पार्क के अंदर जाके कि ककू एंड क्रो वहां पे कहाँ पे कैसे घूम रहे हैं, एंड यू विल कम अक्रॉस दिस फिनोमेना ऑफ योर ब्रूड पैरासिटिज्म। अगर देखना है तो आप देखने जा सकते हो, लेकिन ये सब करना है आपको 7 बजे के पहले, राइट। उसके पहले घर आ जाना है। मदर ककू लाइफ में कभी भी मिलने नहीं आती? कैसे नहीं बेटा, नहीं आते हो मिलने के लिए, नहीं आते। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ माय ब्रूड पैरासिटिज्म, जो बड़ी सिंपल कहानी थी बट आपको याद रखनी है। Now let's start with some other terms. So you have a term like my commensalism. So चलिए इसके हम यहाँ पे बात करते हैं। commensalism यहाँ पे क्या होगा? Now when we discuss a term like a commensalism, so first of all you have to know कि यहाँ पे आपके दो पॉपुलेशन आपका इंटरेक्ट करेगा और एक पॉपुलेशन को यहाँ पे होगा फायदा। सो एक पॉपुलेशन को यहाँ पे फायदा होता है, मैं कहूंगा एक स्पीशीज को यहाँ पे आपका फायदा होगा, और दूसरी स्पीशीज को ना ही कोई फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। सो इट रिमेन्स न्यूट्रल। सो कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है यहाँ पे जहाँ पे दो पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं या दो स्पीशीज आपके इंटरेक्ट कर रही है, जिसमें से एक को होगा बेनिफिट, वन ऑफ देम विल गेट बेनिफिट ओवर देयर। सो इसको यहाँ पे हो रहा है आपके यहाँ पे बेनिफिट। ऑन द अदर हैंड द अदर स्पीशीज ओवर देयर will neither benefit nor will get harm। ना ही इसको कोई नुकसान हो रहा है ना ही इसको कोई फायदा हो रहा है। सो दैट इज माय कमेंसलिज्म। तो याद रखना, कमेंसलिज्म के अंदर यू विल हैव प्लस एंड जीरो। दैट मींस एक को फायदा हो रहा है, एक को नहीं फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द इंटरेक्शन। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल यहाँ पे क्या बनेंगे। सबसे पहला मेरा एग्जांपल यहाँ बनेगा, मेरा एग्जांपल ऑफ माय ऑर्किड ऑन अ मैंगो ट्री। दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल मेरा यहाँ पे जो है, दैट्स द एग्जांपल ऑफ माय ऑर्किड ऑन अ मैंगो ट्री। ठीक है, अब ऑर्किड ऑन अ मैंगो ट्री की हम यहाँ पे जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ऑर्किड ऑन अ मैंगो ट्री, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, हाउ दिस बिकम्स एग्जांपल लाइक कमेंसलिज्म। सो पहली चीज, ऑर्किड मैंगो ट्री पे ग्रो कर रहा है एज ए एपिफाइट। सो जब मेरा ऑर्किड ग्रो करता है मैंगो ट्री के ऊपर, तो उससे मैंगो ट्री के ऊपर कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, ना ही मैंगो ट्री को कोई नुकसान हो रहा था, ना ही फायदा हो रहा होता है, बट ऑर्किड को यहाँ पे फायदा हो रहा है। सो ना ऑर्किड विल ग्रो एज ए एपिफाइट, will grow as epiphyte on mango tree। ठीक है, सो मैंगो ट्री के ऊपर एज ए एपिफाइट आपके यहाँ पे ग्रो करेगा। अब जब याद रखना, ऑर्किड जब वहां पे ग्रो कर रहा है, तो ऑर्किड वहां पे ग्रो करता क्यों है, मतलब या क्यों उसे सपोर्ट की तरह यूज करता है। सो ऑर्किड मैंगो ट्री को सपोर्ट की तरह इसलिए यूज कर रहा है ताकि वो थोड़ा ऊपर जा सके एलिवेशन में और उसे सनलाइट मिले और वो अपना कर सके फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पे ऑर्किड यूज करेगा मैंगो ट्री को एज ए सपोर्ट टू ग्रो एज ए एपिफाइट। लेकिन आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे मैंगो ट्री को ना ही इससे कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। मतलब मैंगो ट्री के ऊपर अगर ऑर्किड ग्रो नहीं भी करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ग्रो कर भी रहा है तो उसका कोई ऐसा कोई वजन नहीं होता जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्किड को हो रहा है आपका यहाँ पे फायदा। सो ऑर्किड इज गेटिंग बेनिफिटेड ओवर हियर,
एंड मैंगो ट्री जो आपका यहाँ पे है, इसको ना ही नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म. सो ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द मैंगो ट्री इज द एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म, जहाँ पे ऑर्किड को हो रहा है यहाँ पे फायदा. मैंगो ट्री has neither benefit nor harm of having that thing grown on the its body. याद रखना, ऑर्किड खाना खुद से बनाता है, कस्कुटा नहीं है ये. कस्कुटा क्या करता था, वो फिर पेनिट्रेट करता था स्टेम के अंदर एंड यूज्ड टू गेट द रिसोर्सेस. ऑर्किड को बेनिफिट कैसे हो रहा है सर? ऑर्किड को बेनिफिट इसलिए हो रहा है बेटा, क्योंकि एक तो जब उसको सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है, मैंगो ट्री को सपोर्ट की तरह यूज करके जब उसको रैप करके अपने आप को जब वो ग्रो कर रहा है ना वहां पे, तो उससे हुआ क्या, इट विल गो टू अ हायर एलिवेशन. जब आप हायर एलिवेशन पे आप जाओगे तो आपको बेटर सनलाइट मिलेगा. जब आपको बेटर सनलाइट मिलेगा, यू विल बी एबल टू डू योर फोटोसिंथेसिस एंड यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ फूड ओवर देयर, राइट. इसलिए ऑर्किड को यहाँ पे फायदा होगा वाइल ग्रोइंग ऑन द ट्री ऑफ ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री, राइट. जमीन पे रहोगे तो याद रखना, आपकी लाइट की जो बेस्ट लाइट आपकी होती है वो आपकी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी बिकॉज ऑफ द कैनोपी. क्योंकि ट्रीज की कैनोपी होती है तो आपकी अच्छी लाइट आपकी नीचे तक नहीं पहुंचे. अच्छी मतलब रेड ब्लू स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा नहीं, एंड दैट इज व्हाई इट विल अफेक्ट द फूड फॉर्मेशन. तो ऑर्किड का ट्री पे ग्रो करना इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्किड. ठीक है, आई होप शिखा ये आपको समझ आ रहा है. सो दैट इज समथिंग यू हैव Yes, टू नो. sir. दिस इज अ कंडीशन ऑफ माय कमेंसलिज्म विद द ऑर्किड एंड द मैंगो. नाउ सेकंड एग्जांपल, ये लेफ्ट साइड में कौन सा एनिमल है आपके सामने, बताओ ये वाला कौन सा है? कुछ नहीं मालूम? अरे गेस करो ना, कौन सा एनिमल है ये? बेटा तुम लोग Sir, whale. वेल हो जाते हैं. मेरे सामने तो सब बोल रहे होते हैं, सर ये डोरेमोन है, डोरेमोन है. वेल नहीं पहचान पाए. सो यू हैव अ वेल, एंड वेल के ऊपर अगर आप देखोगे ये जो गोल गोल यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये सारे स्ट्रक्चर स्मॉल स्मॉल, दे आर कॉल्ड एज माय बार्निकल्स. दे आर कॉल्ड एज माय बार्निकल्स. बार्निकल्स मतलब ये वही हो गए जो नहीं थे हमने पढ़ा था, कैथालमस एंड बेलेनस, वैसे ये भी आपके बार्निकल्स हैं. सो वेल एंड द बार्निकल्स का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बनता है. अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए कि आपकी जो वेल आपकी यहाँ पे है, वेल के ऊपर कई सारे बार्निकल्स लगे हुए हैं. सो बार्निकल्स को यहाँ पे होगा फायदा. बार्निकल्स को यहाँ पे आपका हो रहा है फायदा, दे आर गेटिंग एडवांटेज हो रहा है. क्यों एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल रहा है बार्निकल्स को? दे आर एबल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द वेल सरफेस. अगर बार्निकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है तो वेल के ऊपर चिपक जाएगा और वो मूव करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का फायदा हो रहा है. ट्रांसपोर्टेशन का फायदा ये भी होता है कि आपको फिर अच्छे जगह पे आप जाओगे जहां पे आपको रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे खाने के लिए. सो माय बार्निकल्स ओवर देयर आर गेटिंग बेनिफिट ओवर देयर. ऑन द अदर हैंड जो आपका वेल है ना, यहाँ पे वेल को यहाँ पे कोई नुकसान हो रहा है ना ही कोई फायदा हो रहा है. बार्निकल होने से उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा, बार्निकल नहीं हो रहे तभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय अगेन कमेंसलिज्म. सो वेल एंड बार्निकल्स आर द एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म अगेन, राइट. नीचे वाला एग्जांपल तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, समझ सकते हो. सो नीचे आपको मिलेंगे दो एग्जांपल. यू कैन सी द टू एनिमल्स ओवर. यू हैव अ ग्रेजिंग कैटल, you have a grazing cattle, and your egret. हाँ अच्छी नहीं लग रही, आई नो, बट जो भी है वो अच्छी नहीं लग रही. So you have a grazing cattle and an egret over. Egret ये बर्ड है. फिर बोलोगे सर egret क्या होता है? ये बर्ड है, ये जो बर्ड है ना व्हाइट कलर का बर्ड, देखा होगा आप सबने, मिल जाता है घर के आसपास घूमता हुआ या पानी के आसपास. आई होप सबने देखा होगा. सो you have स्कूल है. हाँ स्कूल में भी आता है अगर आसपास पानी हो तो, मतलब बाहर बैठता है लेकिन क्लासरूम में नहीं आता. ऑलराइट, सो यू हैव अ ग्रेजिंग कैटल एंड यू हैव अ ग्रेट ओवर हियर. अब देखो होता क्या है, ग्रेजिंग कैटल जब आपकी चल रही होती है ना, सो उससे क्या होता है, आपका सॉइल जो होता है वो टिल्ट होता है. मतलब वो जब स्टॉर्म कर रही होती है, जब वो चल रही होती है सॉइल के अंदर, तो सॉइल आपका मूव करेगा एंड बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द सॉइल क्या होगा, उससे इंसेक्ट निकल के बाहर आएंगे. तो ये जब ग्रेजिंग कैटल, जब आपकी कैटल चल रही होती है, सो यू विल हैव अ टिल्टिंग ऑफ द सॉइल, टिल्टिंग ऑफ सॉइल, राइट. और जब आपके यहाँ पे सॉइल टिल्ट हो रही होगी तो उससे क्या होगा, यू विल फाइंड द इंसेक्ट्स विल कम आउट बिकॉज ऑफ दैट. सॉइल में जो इंसेक्ट दे विल कम आउट, सो यू विल फाइंड द इंसेक्ट विल इमर्ज आउट. इंसेक्ट्स इमर्ज आउट. और ये जो कैटल ग्रेट है ये उसके साथ इसलिए चल रहा होता है. सो कैटल ग्रेट क्या कर रहा होता है, जब कैटल चल रही होती है
या इग्रेट जो आपका है यहाँ पे, जब वो चल रही होती है आपकी गाय भैंस, उसके साथ साथ वो चल रहा होता है। अब जैसे ही आपका स्टॉम्पिंग होता है, जैसे आपके इंसेक्ट बाहर निकलते गाय के चलने की वजह से, आपका इग्रेट फटाफट जाएगा, उसे खा लेगा। सो दैट इज हाउ द इग्रेट इज गेटिंग बेनिफिटेड। आपका जो इग्रेट आपके सामने यहाँ पे, इसको यहाँ पे होगा फायदा, इट इज श्योरली गेटिंग फायदा ओवर हियर ऑफ मूविंग अराउंड विद द कैटल। तो कैटल के साथ साथ घूमेगा, और जैसे ही बाहर तो खाएगा। और कैटल के यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे इग्रेट घूमे या ना घूमे, उसके साथ उसके लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला। सो दैट ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई कमेंसलिज्म। आसान सा सिंपल सा एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे कमेंसलिज्म का है, राइट। आई होप यहाँ तक ये 3 एग्जाम्पल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं। दिस 3 एग्जाम्पल आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes. देन आई हैव एग्जांपल ऑफ, हाँ जी, देन आई हैव एग्जांपल ऑफ, ये फिश देख के कुछ याद आता है आपको? कुछ नहीं याद आता? कोई एनिमेटेड कार्टून में देखते पिक्चर? सर ऐसे पूछता हूँ। अभिषेक कह रहा है उसे नहीं अच्छा। हाँ, फाइंडिंग नेमो, राइट। Sir, remove. हाँ, राइट राइट राइट। एक पिक्चर आई थी हमारे बचपन में, आपने भी शायद देखी होगी, नहीं देखी कोई बात नहीं, फाइंडिंग नेमो। सो फाइंडिंग नेमो में ये नीमो है, ऑरेंज वाला। कार्टून में देखी थी, हाँ कार्टून में ही आई थी बेटा, कार्टून में आई थी, राइट। सो दैट इज योर फाइंडिंग नेमो ओवर हियर। बेसिकली जो फिश है आपके सामने, इसका नेमो मत बोलना, हम इसे याद रखेंगे एज अ क्लाउन फिश। सो यू हैव अ फिश, दैट इज अ क्लाउन फिश। सो देयर इज अ स्टोरी बिटवीन द क्लाउन फिश and your sea anemone. क्लाउन जैसी तो नहीं है, इतनी अच्छी सी है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। चाहे वो क्लाउन फिश या सी एनिमल ओवर है, तो इनके बीच में आपके यहाँ पे इंटरेक्शन आपके यहाँ पे। अब याद रखना कि सी एनिमल जो आपके यहाँ होता है ना, इसके टेंटिकल्स होते हैं, ये काफी, दे कैन स्टिंग। सो दे हैव अ टेंटिकल्स, they have tentacles which can sting, and they can sting. मतलब इनके टेंटिकल्स के अंदर कुछ ऐसे लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो टच करने पे आपको लाइक चोट लग सकती है, लेकिन ये चोट क्लाउन फिश को नहीं लगती। बेसिकली क्लाउन फिश इतनी छोटी होती है ना कि वो आराम से बीच में से जा सकती है बिना अपने आप को डैमेज करे हुए। सो क्लाउन फिश क्या करती है, क्लाउन फिश सी एनिमोन के अंदर रहती है। तो क्लाउन फिश लिव्स इन द सी एनिमोन। So clownfish she actually has a habitat, or I would say she actually has a home within the, she has a home within sea anemone. आपने अगर कभी देखे होगे ना, अगर आपने वैसे भी देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, तो आपको ये क्लाउनफिश आपको ऐसे सी एनिमोन के बीच में आपको मिलेगी। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है? अब सी एनिमोन होता है स्टिंगी, मतलब उसके अंदर कुछ स्टिंग्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से कई सारे फिश आपकी उसके आसपास नहीं आती। ठीक है, बड़े बड़े एनिमल्स या बड़े बड़े दूसरे फिश जो होते हैं वो सी एनिमोन के पास में नहीं जाते, लेकिन क्लाउन फिश वहां पे आराम से रह सकती है। तो क्लाउन फिश को यहाँ पे हो रहा है फायदा, क्लाउन फिश ओवर हियर इज गेटिंग बेनिफिटेड ओवर हियर। ठीक है, अब क्लाउन फिश को अगर आपका यहाँ पे बेनिफिट आपके यहाँ पे हो रहा है, सी एनिमोन को क्लाउन फिश के रहने या ना रहने से कोई फायदा यहाँ पे लाइक कोई उसे फर्क नहीं पड़ रहा। सो दैट्स व्हाई सी एनिमोन विल हैव अ न्यूट्रल एडवांटेज ओवर देयर। क्लाउन फिश को यहाँ पे 2 तरीके से फायदा होता है। एक तो फायदा ये होता है कि कोई भी अगर फिश उसके पीछे भाग रही हो ना, तो फटाफट वो सी एनिमोन के अंदर जाके छुप सकती है, क्योंकि वो फिश सी एनिमोन के अंदर नहीं आएगी। सेकेंड चीज, सी एनिमोन एक हैबिटेट होता है जहां पे क्लाउन फिश रहती है, एग ले करती है। सो शेल्टर भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो क्लाउन फिश इज गेटिंग एडवांटेज ऑफ बोथ द थिंग्स। सो इसको यहाँ पे मिल रहा है प्रोटेक्शन एंड शेल्टर एज वेल, बट प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, और सी एनिमोन को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई कमेंसलिज्म। ये मेरा बनेगा एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे कमेंसलिज्म का। ठीक है, ये फाइंडिंग नो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, नहीं तो आप इसे याद रख लोगे। ये वो कौन सा एग्जाम्पल था जहां पे सर फाइंडिंग नो की बात कर रहे थे? ये सब नहीं चाहिए मुझे, याद रखो। इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ माई कमेंसलिज्म एंड दैट्स माई क्लाउन फिश। चलो, so that is something we have done. So these are the examples you have to know. You have a clownfish, sea anemone, whale, barnacles, orchid, mango tree, right? These are the examples you have to know. Okay, तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखना। एंजल, गुड इवनिंग। एंजल, आप क्लास में लेट आए हो या फिर बीच में क्लास छूट गई थी?
आई एम अज्यूमिंग कि आप क्लास में लेटा है। ऑलराइट, चलो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द म्यूचुअलिज्म। द इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑफ बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। अब म्यूचुअलिज्म आप यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिट हो रहे थे। यहाँ पे दोनों स्पीशीज जो आपके यहाँ पे होती है, दोनों का आपको यहाँ पे फायदा होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ओवर हियर इज गोइंग टू बी, कई सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ मिल जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके यहाँ मिलेगा आपको यहाँ पे इंसेक्ट और फ्लावर्स का। दैट्स simplest example, insects and flowers. Pollination is the simplest example over here. So you have an example of my pollination happening. यहाँ पे आपका म्यूचुअलिज्म यहाँ पे हो रहा था, तो म्यूचुअलिज्म में आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको दोनों को फायदा मिलेगा। बोथ द स्पीशीज ओवर देयर विल गेट बेनिफिटेड, सो यू विल हैव अ प्लस प्लस साइन। यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, सो विल हैव बेनिफिट्स हैपनिंग ऑन द बोथ द साइड्स। ठीक है, चलो अब सबसे पहला एग्जांपल जो हमारे सामने यहाँ पे आएगा, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय लाइकन्स। सबसे पहला एग्जांपल मेरा आएगा यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ माय लाइकन्स। लाइकन्स आपको ऐसे दिख जाएंगे। अब आप में से जितने लोग हिमाचल से हैं, आपने तो लाइकन्स देखे होंगे फॉर श्योर, घर के Yes, आसपास sir. अगर आपको ये लगा आपको मिल जाएगा फ्रॉम हिमाचल। बट जो बच्चे हमारे दिल्ली से हैं, दिल्ली एंड दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में से हैं, उन्होंने ये शायद ना देखा हो, बिकॉज दिल्ली में इतना कॉमनली नहीं मिलता लाइकन्स। लाइकन्स वहां पे ग्रो कम करते हैं, जहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा होता है, वहां पे वो लोग ग्रो नहीं करते। फॉरगेट दिल्ली, हमारे यहाँ पे भी नहीं मिलता, राइट? सो दे ओनली ग्रो इन एरिया वेयर यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन ओवर देयर, सो यू डोंट फाइंड देम ग्रोइंग इन द सिटीज। अब लाइकन्स यहाँ पे होते क्या है? लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स, between the algae and the fungi. Between the algae and the fungi, you have a association. अब ये जो एसोसिएशन आपको यहाँ मिल जाए between the algae and the fungi, ये एसोसिएशन आपके यहाँ पे क्या है? It's a association of it's a symbiotic association. This is my symbiotic association. ये क्या है बेटा? वेनम क्या है पॉपुलेशन के अलावा? तो दिल्ली में कुछ नहीं था। अच्छा, राइट राइट, ठीक है। सो इट इज माय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ओवर हियर व्हिच विल बी फाइंडिंग इन देम, राइट? सो एल्गे एंड फंगा याद रखना, दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब दोनों यहाँ पे एक दूसरे को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं? एल्गे जो होता है यहाँ पे, एल्गे और यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज नथिंग बट अ ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना? तो याद रखना, जब आपको यहाँ पे ये एसोसिएशन आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आप याद रखना कि यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है। सो फंगा यहाँ पे क्या करता है? फंगा इज नोन टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। सो फंगा यहाँ पे क्या करेगा? इट इज नोन टू एब्जॉर्ब द, इट इज नोन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। सो वाटर एंड मिनरल्स को ये करेगा यहाँ पे एब्जॉर्ब। ऑन द अदर हैंड एल्गे जो करेगा, सो एब्जॉर्ब करके ये देगा एल्गे को। सो फंगा वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एल्गे की तरफ ट्रांसफर करेगा, और एल्गे ने क्या करना है इन रिटर्न? एल्गे विल डू योर photosynthesis. This will be doing your photosynthesis. अब जब वो करता है अपना फोटोसिंथेसिस, तो थोड़ा सा खाना वो शेयर कर देता है फंगाई के साथ। अब तुम इतना मदद लेके अगर खाना बना रहे हो, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड विल बी शेयर्ड विद द फंगाई। तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा होता है। द फंगाई इज ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट्स एज वेल एज माई एल्गे ओवर हियर, एंड दिस इज माई सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एंड दैट ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई म्यूचुअलिज्म। तो दोनों को यहाँ पे प्लस प्लस साइन यहाँ पे मेरा लगाया जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? Yes, sir. Yeah. Now let's start with the mycorrhiza. Mycorrhiza आपने पहले भी पढ़ा था, आप भूलिए मत, ये हमने पढ़ा था इवन व्हेन वी वर डूइंग द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तब भी हमने ये mycorrhiza हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है? So let's talk about my mycorrhiza. So mycorrhiza को हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे मिलता क्या रहेगा? इट्स अ association between fungi and roots of the higher plants. It's an association between your fungi and roots of higher plant. Roots of higher plants.
अगेन कहानी ऐसी है जो आपने ऑलरेडी सुनी है, पढ़ी है। सो ये जो रूट्स होते हैं आपके हायर प्लांट्स के, इनके अंदर आपका फंगा जाके लग जाता है। अब फंगा बेसिकली मदद कैसे कर रहा है आपके यहाँ पे? फंगा एक्चुअली हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इस सरफेस एरिया को यहाँ पे इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ठीक है, तो अगर रूट्स के अंदर मेरा फंगा जाके लग रहा है, सॉरी मेरा अगर फंगा रूट्स के अंदर जाके अटैच हो रहा है, तो उससे क्या होगा, मेरा रूट्स का सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो इससे बेनिफिट यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा? यू विल हैव अ मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो रूट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब, सो यू विल फाइंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये ज्यादा आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे। मिनरल्स में आपका फॉस्फोरस भी ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब यहाँ पे फायदा क्या मिलता है? ये तो हो गया मेरा, ये तो एडवांटेज मुझे दिख गया यहाँ पे मेरे प्लांट्स को, राइट। अब प्लांट यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा? सो याद रखना, जो आपके प्लांट होगा, हायर प्लांट्स आपके यहाँ पे रहेंगे, वो करेंगे आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। सो दीज प्लांट्स विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद थोड़ा सा खाना ये लोग शेयर कर देंगे आपके फंगाई के साथ। सो दे विल बी शेयरिंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। So carbohydrate will be shared with the fungi. So they are going to share the carbohydrate. कितना ही खाएगा फंगाई? थोड़ा सा ही खाएगा। So carbohydrate with fungi. ये आप यहाँ पे शेयर कर दोगे। So ये बात आपको याद रखनी है, राइट। उसके साथ याद रखना कि फंगाई को शेल्टर भी मिलता है। फंगाई को अपना यहाँ पे रहने के लिए शेल्टर भी मिलेगा ही रहने के लिए। So these are the two things. So आपको दो चीजें रखनी है, खाना मिल रहा है और शेल्टर भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो शेल्टर एंड खाना मिलता है आपके प्लांट के साइड से। फंगाई क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया रूट्स का, ताकि ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स को आप यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकें। सो दिस इज ऑल्सो माई म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल, दैट इज ऑल्सो माई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि दोनों को फायदा हो रहा है। ओके, दैट इज ऑल्सो माई प्लस साइन ओवर हियर एंड प्लस साइन। सिंपल, बहुत ही आसान है ये भी। सो दैट इज माई माइक्रोराइजा एज एग्जाम्पल, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, राइट। तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग यहाँ पे, कि अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट एनिमल रिलेशनशिप के बारे में, तो यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल आपको यहाँ होता है इंसेक्ट एंड द फ्लावर्स। इंसेक्ट्स एंड फ्लावर्स, ये एक तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ऐड रखना है। सेकंड एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आपका पोलिनेशन आपका यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड अदर एनिमल्स ऑल्सो डूइंग द पोलिनेशन। अगर आपको याद होगा तो बैट्स भी करते थे, जो बैट्स वर ऑल्सो नोन टू द पोलिनेशन। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके बैट्स करते थे आपका पोलिनेशन, तो उसको हम किस टाइप का पोलिनेशन कहते थे? बताइए। When bats were involved in pollination, सुनाई नहीं दे रहा। Chirophyll. That was called as my Chirophyll, right। और जब इंसेक्ट के साथ होता तब Antinophily. Antinophily. ये जो इंटरेक्शन आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा होता है, इंसेक्ट को भी हो रहा होता है, फ्लावर्स को भी हो रहा होता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो प्लांट एनिमल का हमेशा से रिलेशनशिप रहा है, जहाँ पे बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय हैविंग दिस ट्रेड ऑफ। अब इंसेक्ट को यहाँ पे पोलन ग्रेन मिल जाता है, नेक्टर मिल जाता है। फ्लावर को तो यहाँ पे बस आपका डिस्पर्सल हो रहा है पोलन ग्रेन्स का। तो ये बातें भी आपको यहाँ पे रखनी है यार। सो दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई म्यूचुअलिज्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे सीखेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ओवर देयर। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं स्टोरी ऑफ माई फिग ट्री एंड माई वास्ट स्पीसीज। देखो, यू हैव द इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटेड स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। इन मेनी स्पीशीज of fig tree, there is a tight one-on-one relationship
with the pollinator species of my wasp. अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ फिग की पॉपुलेशन है या फिग ट्री की पॉपुलेशन है जो काफी स्ट्रांगली डिपेंड करते हैं वास्प के ऊपर फॉर योर पॉलिनेशन. अब जब यहाँ पे 1-on-1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर ये वास्प ना हो तो फिग ट्री अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, या अगर वो फिग ट्री वहां पे ना हो तो मेरा वास्प वहां पे लाइफ साइकिल अपना वहां पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा. तो याद रखना, जब 1-on-1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझो यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अगर फिग ट्री वहां से निकल गया तो वास्प का पॉपुलेशन भी नीचे जाएगा, अगर वास्प को अगर आपने वहां से निकाल दिया तो फिग ट्री का भी नंबर वहां पे नीचे निकल जाएगा. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. It means that a given fig tree can be pollinated only by its partner wasp species and no other species, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे होता क्या है. Let's try to understand this thing. हम यहाँ पे समझते हैं. So you have a wasp. You have a wasp over here and you have a fig tree. अब सवाल ये आता है कि यार मेरा वास्प फिग ट्री के पास जाता क्यों है. पहला सवाल हमारा यहाँ पे कि मेरा जो वास्प है आपका यहाँ पे, why it will go towards the fig tree. तो इसका आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मेरा वास्प होता है, it will go towards the fig tree because वास्प को ले करने होते हैं, it needs a fruit to lay the eggs. So ये क्या करता है, it will lay the eggs, it will lay the eggs on the fruit of fig tree. सो फिग ट्री के फ्रूट की वजह से अपने एग ले करने होते हैं, राइट. और जब ये एग ले करने के लिए वहां पे जाता है ना, तो फिग ट्री के लिए क्या मिलता है वहां पे एडवांटेज. वहां पे क्या होता है, इसको यहाँ पे पॉलिनेशन होते हुए आपका यहाँ पे हो जाएगा. फिग ट्री को एडवांटेज मिलता है. द ओनली एडवांटेज इज गेटिंग इज गोइंग टू बी इट गेट्स द एडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन. तो फिग ट्री को जो फायदा यहाँ पे मिल रहा है, द फायदा इज ओनली एडवांटेज ऑफ माई पॉलिनेशन ओवर हियर. तो आपको ये बात याद रखनी है. वास्प को यहाँ पे क्या फायदा मिल रहा है, वास्प जाके यहाँ पे एगले करेगा. कहाँ पे एगले करेगा, फ्रूट के अंदर एगले करेगा, फ्रूट के ऊपर एगले करेगा. अब जब वो फ्रूट के ऊपर एगले करता है तो एग में से आपके लार्वा निकलेंगे, और जो लार्वा वहां पे निकल के बाहर आते हैं, उन लार्वा का काम होता है कि वो जो फ्रूट है ना उसमें से थोड़े बहुत सीड्स को खा लेना. तो वास्प बेसिकली उस एरिया को सिर्फ एगले करने के लिए यूज नहीं कर रहा. जब वहां से लार्वा निकलेंगे तो लार्वा निकलने के बाद उनको चाहिए हो ना कुछ खाने के लिए, तो फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं उनको खा लेंगे. सारे नहीं, बट सम सीड्स विल बी ईटन बाय दोस पर्टिकुलर लार्वा. तो वास्प को यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है. और अगर आप ये सोचो कि सर इसमें तो नुकसान होगा ना, फिग ट्री को ऐसा कुछ नुकसान हो नहीं रहा, क्योंकि ट्री के पास फ्रूट्स कई सारे होते हैं. और इवन अगर वास्प थोड़े बहुत अगर उसके लार्वा अगर सीड को खा भी लेते हैं तब भी नुकसान नहीं है, फायदा ही होता है फिग ट्री को. बिकॉज ऑफ द वास्प द पॉपुलेशन इज गेटिंग लाइक द स्पीशीज इज गेटिंग पॉलिनेटेड ओवर देयर. आपकी स्पीशीज आपके यहाँ पे पॉलिनेटेड हो पा रही है. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वास्प आके अपने यहाँ पे एग ले कर चुका है, और एग में से आपके बेबीज आपके यहाँ पे हैच आउट हो रहे हैं. सो बेसिकली वास्प आपको यहाँ पे एग ले कर रहा है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. इसको हम यहाँ पे देखते हैं. सी द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली फॉर ओविपोजिशन साइट बट यूजेस द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग द लार्वा. ठीक है. सो फीमेल वास्प जो आपके यहाँ पे होती है, इट नॉट ओनली यूजेस द फ्रूट फॉर ओविपोजिशन बट ऑल्सो uses the developing seeds within the fruit for nourishing the larva. जो मैं आपको बोला था कि वहां पे जो आपके सीड डेवलप कर रहे हैं उन सीड्स को कंज्यूम करेगा मेरे यहाँ पे लार्वा, ताकि वो नरिश कर सके अपने आप को, राइट. द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेंसेस व्हाइल सर्चिंग फॉर द सुटेबल एग लेइंग साइट. और जब भी मेरा वास्प एक फ्लावर से या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा तो वो क्या करेगा, आपका यहाँ पे वो करेगा आपके यहाँ पे पॉलिनेशन. In return of the favor of the pollination, the fig offers the wasp some of the developing seeds as a food for the developing wasp. तो यहाँ पे फायदा क्या मिल रहा है, कुछ आपको यहाँ पे खाने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे सीड्स फॉर द लार्वा, जो एक बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज अ स्टोरी फॉर माय फिग ट्री एंड योर वास्प. ये कहानी आपको याद रखनी है, ये कहानी आपके सामने फ्यूचर में आ सकती है एज अ क्वेश्चन. सो दिस इज अ स्टोरी विच अ सिंपल स्टोरी यू हैव टू नो, और यहाँ पे दोनों को आपको फायदा होते हुए यहाँ पे मिल जाएगा. सो यू हैव benefits to both of them. ठीक है. So that's a simple thing. Now let's move on to Mediterranean orchid. अब ये Mediterranean orchid जो मेरा ऑर्किड यहाँ पे जो है मेरे यहाँ पे, ये क्या कर रहा है इसको हम यहाँ पे समझते हैं. Let's understand its story. ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. So let's try to see this. अब इस कहानी में क्या होता है ना, you have a plant, you have a flower
ये जो ऑर्किड है इसका जो फ्लावर होता है ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। अब इसका जो फ्लावर होता है इसके पास होंगे पेटल्स, सो यू हैव पेटल्स लाइक दिस। सो अज्यूम करो कि इसके पास 5 पेटल होते हैं, तो 4 पेटल तो कुछ ऐसे होंगे। जो 5वां पेटल यहाँ पे होगा, द 5th पेटल विल बी स्लाइटली डिफरेंट। 5वां पेटल विल बी क्वाइट डिफरेंट। ये जो 5वां पेटल जो बना है यहाँ पे, दिस पेटल रिसेंबल्स अ फीमेल बी। दिस इज एक्चुअली अ पेटल, बट दिस पेटल is going to resemble female bee। ये बात याद रखनी है आपको यहाँ पे कि जो मेरा पेटल यहाँ पे होगा ना, ये रिसेंबल करेगा फीमेल बी के साथ, मतलब ब्लैक कलर का वो होता है वहां पे। अब जब ये फीमेल के साथ रिसेंबल करेगा तो पता है इससे होता क्या है, इसको देख के मेल बी इसके पास आएगा दौड़ते हुए। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द मेल बी विल कम ओवर देयर एंड विल सूडो कॉपुलेट। सो यहाँ पे क्या होता है, आपका मेल बी आपका यहाँ पे आएगा। सो योर मेल बी विल कम, सो मेल बी will reach over here, right? अब मेल बी जब आपके यहाँ पे पहुंचता है, so what will happen, the male bee will do the pseudo copulation। So basically यहाँ पे हो गया कि मेल बी जब आके यहाँ पे बैठेगा तो मेल बी विल थिंक इट्स अ फीमेल बी एंड इट विल डू द कॉपुलेशन एंड दैट्स कॉल्ड सूडो कॉपुलेशन, राइट? अब जब वो सूडो कॉपुलेशन यहाँ पे कर रहा है तो वो टाइम पे क्या होगा, कुछ पोलन ग्रेन मेल बी के ऊपर जाके बैठ जाएंगे या गिर जाएंगे, एंड नाउ दैट मेल बी विल मूव फ्रॉम दिस फ्लावर टू अनदर फ्लावर, और इस तरीके से आपके यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपका जो ऑर्किड है ना, वो एक टैक्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे रियलिटी में देखा जाए तो मेल बी को कुछ फायदा हो नहीं रहा, राइट? बट मेट्रिन ऑर्किड यहाँ पे अपना फायदा निकाल रहा है बाय हैविंग दिस डिफरेंट काइंड ऑफ पेटल ओवर हियर, और इस पेटल की वजह से व्हाट इज हैपनिंग कि इसका पॉलिनेशन यहाँ पे आपका हो पा रहा है। तो याद रखना, सूडो कॉपुलेशन आपको यहाँ पे होते मिल जाएगा। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, यू कैन सी द मेल बी सिटिंग ऑन दैट पेटल थिंकिंग दैट इट्स अ फीमेल बी, राइट? और उसी दौरान उसके विंग्स के ऊपर पोलन ग्रेन लग जाएंगे एंड देन इट विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और उस तरीके से आपके यहाँ पे पॉलिनेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद। दैट इज द स्टोरी ऑफ माई मेडिटेरियन ऑर्किड। क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बताइए sir. बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी बताइए, हिम्मत सिंह बोलिए, हिम्मत सिंह बताइए। तो मेल बी को दो तो बस मेल भी क्या बेटा? सर जो मेल बी है उसके डोज होगा या पहले dose? ना ना लॉस नहीं हो रहा, लॉस नहीं हो रहा। मेल बी को आप ऐसे नहीं बोलोगे कि लॉस होगा। बेसिकली एनसीईआरटी ने इसे रखा हुआ है एज एग्जांपल ऑफ माय म्यूचुअलिज्म, राइट? तो आप वैसे ही याद रखो, बट ट्रू सेंस में म्यूचुअलिज्म नहीं है, ओके? एंड जो बी की पॉपुलेशन है ना, उसको ये अफेक्ट करता है एक तरीके से, नॉट इन अ पॉजिटिव वे, राइट? बिकॉज मेल बी इज इन्वेस्टिंग एनर्जी ऑन अ प्लांट, राइट, विच इज नॉट एक्चुअली अ फीमेल बी, राइट? और एक्चुअली मेल बी इन्वेस्ट कर रहा है एनर्जी एक बी के ऊपर जो फीमेल बी है भी नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आप इसे थोड़ा डीप में समझो तो, कि आपका बी की पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करेगा, बट नॉट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे। बट हम इतना डिटेल में नहीं सीखते क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब मेंशन नहीं किया हुआ। आप याद रखो एज एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, बट इन अ ट्रू सेंस इट्स नॉट अ म्यूचुअलिज्म। तो क्वेश्चन तो आएगा नहीं कभी वैसा, बट हाँ ये सवाल आ सकता है कि ये ऑर्किड में होता क्या है, दैट समथिंग दे कैन आस्क, ठीक है? बट यस, हम ये कह सकते हैं कि बी की पॉपुलेशन को ये सही तरीके से बेनिफिट नहीं कर रहा। It is actually having some negative impact on the bee population because male bee is investing energy on something which is not a bee, right? तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक कहानी यहाँ पे बन के आती है। कहानी ऐसी है कि अगर फीमेल बी का कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन के साथ साथ फीमेल का कलर चेंज होता है। सो अज्यूम दैट जो आपकी जो रियल में जो फीमेल है ना, इसका अगर देयर इज अ चेंज इन अ coloration, there is a slight change in its coloration, there is a slight change in coloration, right? So अगर फीमेल बी के अंदर you have a slight change in the coloration अगर होता है, then पता है क्या होगा, इस प्लांट को होगा नुकसान, क्योंकि ये प्लांट के पास तो कलर अलग है ना इसके पेटल का। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर फीमेल बी के अंदर इवोल्यूशन के साथ साथ अगर थोड़ा भी कलरेशन में इसका चेंज होता है,
देन आपके पेटल को भी कलर चेंज करना पड़ेगा, राइट? द पेटल विल ऑल्सो हैव टू को इवॉल्व. सो अगर ऐसा कुछ होता है देन इन दैट केस द पेटल ऑफ द प्लांट, in this case, or I would say in that case, the petal of orchid also has to co-evolve. Also has to co-evolve. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपका यहाँ पे फीमेल बी के कलेक्शन में अगर थोड़ा सा भी अगर आपके यहाँ पे चेंज होते हो, अगर आपको यहाँ पे मिलता है, then in that case what will happen, the petal of the orchid will also will co-evolve over here. तो आपको जो पेटल आपके यहाँ पे होता है ना ऑर्किड का, that will also co-evolve. या बेसिकली मैं कहूंगा इसका भी कलर वहाँ पे चेंज उसे करना पड़ेगा. अगर वो नहीं होता ना कलर चेंज पेटल का, तो प्लांट को वहाँ पे नुकसान होगा. नुकसान मतलब अब कोई आएगा नहीं ना वहाँ पे पॉलिनेशन कराने के लिए, बिकॉज मेल भी तो देख लेगा कि अरे ये तो कुछ और है, इट इज नॉट अ फीमेल, इट इज समथिंग एल्स. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. लेट्स रीड दोस थिंग्स केयरफुली. एनसीईआरटी की लाइंस है. द मेटेरियन ऑर्किड ऑर्फिस एम्प्लॉयज अ सेक्सुअल डिसीट. इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेक्सुअल डिसीट. जो कर रहा है ना यहाँ पे फीमेल बी बना के पेटल का अट्रैक्टिंग द मेल बी, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट. टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीशीज ऑफ अ बी. One petal of a flower bears an uncanny resemblance to a female of the bee. एक पेटल आपका ऐसा होगा जो बिल्कुल डिटो लगेगा आपके फीमेल बी जैसा in size, color and marking. The male bee is attracted to what perceives as a female, pseudocopulates with the flower. Basically pseudocopulate कर रहा है with the flower. During that process is dusted with the pollen from the flower. Something which is very understandable. When the same bee pseudocopulates with another flower, it transfers the pollen to it and thus pollinates the flower here. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is what you find happening here over there. तो यहाँ पे इस तरीके से आपका pollination होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा. Here you can see how co-evolution operates. If a female bee color patterns changes even slightly, अगर female bee का color pattern change होता है for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of the female petal. जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फ्लावर चेंज का कलर चेंज हुआ देन फीमेल आपके आपके फ्लावर के पेटल को भी कलर चेंज करना पड़ेगा. दैट मीन्स इट हैज टू को इवॉल्व अगर उसे वहां पे अट्रैक्ट करना है फीमेल बी को. सिंपल. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. ठीक है, आई होप ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे क्लियर है. द स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आ रहा है समझ में ये वाला कहानी? Yes, sir. आ रही है. Yes. All right. Now let's have a look at one more example of your amensalism. There's a term called as amensalism. अब amensalism में आपके यहाँ पे क्या होता है? Let's try to understand this thing. ये हो एक ऐसा इंटरेक्शन है बेटा. दिस इज इंटरेक्शन जहां पर क्या मिलेगा? One population is getting harmed and other population is neither getting harmed nor getting benefited. So एक population यहाँ पे आपकी harm हो रही है और दूसरी population आपको ना ही उसको कोई फायदा हो रहा है ना ही उसको यहाँ पे कोई नुकसान हो रहा है. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसा amensalism. इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या बन सकते हैं? लेट मी गिव द एग्जाम्पल ऑफ माय ब्लैक वॉलनट ट्री. एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माय ब्लैक वॉलनट ट्री. अब जब मैं बात करता हूँ अबाउट द ब्लैक वॉलनट ट्री, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा होते हुए कि अज्यूम दैट दिस इज योर ब्लैक वॉलनट ट्री. मेरा एक ट्री है. अब ये ट्री के साथ पता है खासियत बात यहाँ पे क्या होती है? ये ट्री के जो रूट्स होते हैं ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं. ये जो रूट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे ट्री के, दे आर गोइंग टू रिलीज सम टॉक्सिक सब्सटेंस. यहाँ पे कुछ ये लोग टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज करते हैं. ठीक है, so his roots are going to release some toxic substance. अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस लोग रिलीज करते हैं इससे क्या होता है? आसपास के जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, एकदम छोटे वाले प्लांट, स्मॉल प्लांट्स, दे विल डाई. सो नियर बाय जो छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे जो ग्रो कर रहे थे, दे विल एंड अप डाइंग. सो दे विल डाई. इनकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी. क्यों डेथ जाएगी? बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द सॉइल. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वॉलनट, ये जो ब्लैक वॉलनट ट्री आपका है, इसमें से जो आपका कंटेंट निकल के बाहर आ रहा है ना, कंटेंट जो आपका टॉक्सिक कंटेंट है,
उसकी वजह से आपकी नियर बाय प्लांट्स की हो रही है डेथ। तो श्योरली जो मेरा प्लांट जिसकी डेथ हो रही है उसके साथ तो हो रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव इंटरेक्शन, इसके तो नेगेटिव हो गया। ऑन द अदर हैंड जो ब्लैक वॉलेट ट्री है उसको ना ही कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही उसे कोई बेनिफिट हो रहा है, ना ही उसे कोई यहाँ पे हार्म हो रहा है, क्योंकि जो प्लांट्स की डेथ हो रही है वो इतने स्मॉल है कि उनके साथ उनका कोई कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है। ओके, सो ब्लैक वॉलेट ट्री जो आपका यहाँ पे होगा उसको ना ही कोई नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, इट इज इन न्यूट्रल स्टेट। बट जो नियर बाय के जो मेरे प्लांट है यहाँ पे उनके यहाँ पे डेथ हो रही है एंड दैट इज वाई इट्स अ नेगेटिव इंटरेक्शन। सो दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई अमेंसिलिज्म। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल मेरा अमेंसिलिज्म का। तो याद रखना दैट इज ऑल्सो समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा जो आपने सुना भी है, द स्टोरी ऑफ माई पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम के साथ यहाँ पे क्या होता है, पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। अब आपको ये बात मालूम है कि अगर पेनिसिलियम अगर आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। क्यों नहीं ग्रो कर पाता? बिकॉज वहां से पेनिसिलिन आ रहा होता है ना, जो उसके लिए हार्मफुल होता है। अब पेनिसिलियम थोड़ी मारना चाहता बैक्टीरिया को, पेनिसिलियम बैक्टीरिया को मारना नहीं चाहता, उसे कोई फायदा मिलेगा नहीं उसे मार के। बट जहां पे पेनिसिलियम ग्रो करेगा उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाई वी विल से यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव साइन। बैक्टीरिया के साथ आपका यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन और पेनिसिलियम के साथ आपका यहाँ पे आएगा न्यूट्रल साइन। पेनिसिलियम को ना ही यहाँ पे कोई फायदा हो रहा है ना ही यहाँ पे उसे कोई नुकसान हो रहा है, बट बैक्टीरिया इज श्योरली गेटिंग हार्म्ड ओवर देयर, एंड दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई अमेंसिलिज्म। ये मेरा यहाँ पे अमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाएगा। So याद रखना, you have a penicillium, you have a bacteria, and this story within them is going to be a story of my amencilism. So that is something you have to know. तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। This is one thing you have to know. So amencilism में याद रखना, you have black walnut tree and its कहानी, you have penicillium and bacteria is also example of my amencilism. ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से आपका चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको इतनी चीजें यहाँ पे समझ आ रही है, if I will remove all those things, then your chapter gets completed over here. Now let's do one thing. Assurance ले रहे कि आपको कितना यहाँ पे समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, by solving some questions. हैंड रेस करेंगे आप इसके लिए, माइक्रोराइजा एग्जिट नॉन ऑफ। जल्दी जल्दी हैंड रेस करेंगे ताकि फटाफट आंसर कर सके आप लोग यहाँ पे। बताइए डिम्पल क्या होगा इसका आंसर? अच्छा डिम्पल चैट में आंसर कर रहे हैं। डिम्पल इज बैक। अच्छा ओके, ऑलराइट। अंशिका शर्मा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। सब लोग यहाँ पे बी कह रहे हो और आपका आंसर यहाँ पे सही है। अंशिका शर्मा ये बता दो कि माइक्रोराइजा में आपको कौन से दो पॉपुलेशन आपको मिलता है? व्हिच टू स्पीशीज आर इन्वॉल्वड इन दिस? सर फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को क्या फायदा होता है अंशिका? फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को क्या फायदा हो रहा है फंगाई की वजह से? सर उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलना। अगर आपसे पूछे कि वो रूट्स को क्या फायदा हो रहा है तो कुछ और बोलोगे आप यहाँ पे। चेतना बताओगे क्या बोलोगे आप यहाँ पे? सर वो एब्सॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फंगाई। राइट, सो रूट्स आपके एब्जॉर्ब कर पाएंगे आपके न्यूट्रिएंट्स को, आपके पानी को सॉइल में से, बिकॉज यहाँ पर सर्फेस एरिया आपका पे इंक्रीज हो चुका है। और जो फायदा मिल रहा है वहां पे, वो फायदा मिल रहा है आपके मतलब द फंगाई को जो यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, दैट्स एडवांटेज ऑफ शेल्टर, एंड थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है खाने के लिए। सो दैट इज माय माइक्रोराइजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, a mutual beneficial association necessary for the survival of the both the partners is going to be what? चलिए जल्दी हैंड रेस करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। शिखा दुबे बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। उन्नति क्या लग रहा है? सर ए। राइट, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। बिल्कुल सही। The relationship between an algae and a fungi is going to be called as is lichen. Is an example of what? बताइए प्रिंस क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन अभिषेक। राइट, अभिषेक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सिम्बायोसिस। प्रियांशी। सर It is going to be your option A. हाँ जी, राइट, इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ओवर हियर। ओके, अब ये ध्यान से पढ़ो एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम, रीड ऑल द स्टेटमेंट और बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है।
read all the statement carefully and then tell me which statement do you think is going to be true, and then raise your hand. राइट, हिम्मत सिंह बताइए। सेकंड। पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर बी। एंड जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, ओनली मुस्कान। सर ऑप्शन बी। राइट, so ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। Symbiosis when interaction is useful in both the population, so yes that's my true statement। बाकी सारे आपके यहाँ पे गलत है, यही आपके यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे Symbiosis is a mutualism जहाँ पे दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है, so yes ऑप्शन बी becomes my correct answer। Very good, all of you who have raised their hand, very good। Now keystone species, अब मैं आपको समझाता हूँ मैं keystone species यहाँ पे। Let me explain you something called as my keystone species। देखो यहाँ पे होता क्या, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, कहानी ऑफ योर टाइगर पॉपुलेशन। एक टाइगर पॉपुलेशन आपको मिल रही है फॉरेस्ट में, और टाइगर का नंबर हमेशा कम ही रहता है, राइट। टाइगर का नंबर यहाँ पे अराउंड लेट्स से 25, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि टाइगर का पॉपुलेशन जो होता है फॉरेस्ट के अंदर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर मैंने टाइगर को निकाल दिया देन आपका क्रिएट होगा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था टाइगर डियर को खाता है, डियर की पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। अगर हम टाइगर को यहाँ से निकाल दें, इफ आई रिमूव द टाइगर फ्रॉम द हैबिटेट, अगर मैं टाइगर को यहाँ से निकाल देता हूं देन व्हाट विल हैपन, डियर का पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा, सो विल हैव इंक्रीज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स इन द पॉपुलेशन। हर्बीवोर्स का नंबर यहाँ पे बढ़ने लगेगा एंड दैट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द vegetation, that will create pressure on vegetation। बेसिकली मैं शॉर्ट में कह सकता हूं कि अगर मैंने टाइगर को एक हैबिटेट से निकाल दिया, दिस विल क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, दिस विल क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसके बाद। दिस विल क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ओवर हियर। ये बात अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था, याद आ रहा है आप लोगों को, ये मैंने सिखाया था आप लोगों को ये चीज की टाइगर वगैरह हटा दोगे देन हाउ इट विल इम्पैक्ट द कंप्लीट इकोसिस्टम। सो दिस विल क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ओवर हियर। अब अगर ये इम्बैलेंस हुआ दैट इज नॉट गुड फॉर द पॉपुलेशन, राइट। सो इसलिए टाइगर जो मेरे यहाँ पे है दैट इज माई कीस्टोन स्पीशीज। टाइगर मेरे यहाँ पे बन जाती है एज माई कीस्टोन स्पीशीज। इसकी वजह से एक इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे मेंटेन्ड है पूरे कम्युनिटी का। So keystone species जो आपकी होती है, it is always in small in number. It will be small in number and will always have a huge impact on the ecosystem. Will have a huge impact on ecosystem. राइट, सो याद रखना कीस्टोन स्पीशीज जो आपकी होती है हमेशा दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉल इन नंबर एंड दे विल ऑलवेज हैव अ हाई इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, विल ऑलवेज हैव अ वेरी हाई इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। क्योंकि अगर आप इन्हें निकाल देते हो ना, अगर ये निकल जाती है वहां से देन पूरा इकोसिस्टम आप वहां पे कोलैप्स करेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द कीस्टोन स्पीशीज। अब अगर आपको ये बात समझ आ रही है, इतनी बार अगर आपको यहाँ पे समझ आ रही है दैट व्हाट इज माय कीस्टोन, जो टॉप पे होता है और जो रेगुलेट करता है पूरे अपने फूड चेन को और पूरे हैबिटेट को, अगर आपको ये समझ आ रहा है देन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लुक एट द ऑप्शंस एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज माय कीस्टोन स्पीशीज देन टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट कैन बी अ पॉसिबल करेक्ट आंसर इन दिस। बताइए प्रिंस, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। प्रियांशी? सर ऑप्शन ए। मुस्कान कुमारी? सर ए। एंड अंशिका शर्मा? सर ए। A species which makes up only a small proportion of the total biomass of the community and yet has a huge impact on the community's organization and survival. So yes, option A becomes the correct answer. True.
नाउ एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी आई गिव यू एज अ होमवर्क. सो टेल मी आंसर क्वेश्चन फॉर दिस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज कमेंसलिज्म? हैंड रेस करो इसके लिए जल्दी से. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू शो द कमेंसलिज्म? बताइए चेतना, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर. ए ऑप्शन. फायदा क्या होता है? सी एनीवन को क्या फायदा होता है इसमें, इसके अंदर? CNN को कोई फायदा नहीं होता, पर क्लाउन फिश को फायदा होता है प्रेडेटर से. Right. So yes, that's going to be option A over here. Right. So this will become my option A. Right. I hope जिन्होंने भी hand raise किया है उनका सबका यहाँ पे ऑप्शन यही आ रहा है. Then tell me this 147 hand raise के लिए. Pseudo copulation helps in the pollination in what? कोई नया बच्चा. No one new. बताइए मुस्कान. सर बी ऑप्शन. बैट्समैन वाला बी कह रहे हो या सनफ्लावर वाला डी कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? सर All right. बैटमैन. हाँ अंशिका अंशु. सर बी. राइट. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आपको स्टूडियो कॉपलेशन आपका हो रहा है ऑर्किड प्लांट के साथ, जिसके वजह से वो अपना यहाँ पे पोल्यूशन यहाँ पे वो करा पा रहा है. सारे के सारे एग्जांपल है कमर्शियलिज्म के एक्सेप्ट वन. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. कमर्शियलिज्म इज शोन बाय ऑल एक्सेप्ट. बताइए पलक क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. आप अगर कपू एंड कोयल, तो पलक ये किस चीज का एग्जाम्पल बनेगा यहाँ पे? कपू एंड कोयल किस चीज का एग्जाम्पल बनेगा? मुस्कान कुमारी किस चीज का एग्जाम्पल बनेगा ये कपू एंड कोयल? सर ब्रूड पैरासिटिज्म. ब्रूड पैरासिटिज्म. बिल्कुल सही. राइट. अच्छा एक और बात याद रखना कि कोयल के अंदर कोयल गाती नहीं है, मेल कोयल गाता है. ठीक है, ये बात एक इन्फॉर्मेशन तो पता चलेगी कि मेल कोयल गाता है, फीमेल कोयल नहीं गाती कभी. तो जब कोई आपके सामने बोले ना कि देखो कोयल गा रही है, तो आपको उसे इंटरप्ट करके बोलना है कि नहीं, कोयल गा रहा है, क्योंकि फीमेल नहीं गाती, मेल गाते हैं. ऑलराइट. देन लेट्स डू वन मोर. ये चलो ठीक है. अच्छा याद बता दो. टेक योर टाइम एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर फॉर दिस. Amensalism is an association between two species where. All right, डिम्पल बताइए. कोई आंसर Sir, बताना चैट में. हाँ बोलो, बोलिए बोलिए. ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. दीप्ति क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? कशिश शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आप यहाँ पे करो कशिश शर्मा, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा और ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. वन स्पीशीज इज गेटिंग हार्म एंड इज गेटिंग अनअफेक्टेड. कशिश आप मुझे बताइए इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? अभिषेक बता दो इसके एग्जाम्पल. बोलो 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 कशिश बोलो. पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया. वापस बोलना. सर पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया. Right, penicillium and bacteria and your black quality and nearby plants, right? ठीक है. So yes, that is something we have done. ये चीज हमने हमारे क्लास में यहाँ पे कवर की है. Now I'm not bragging beyond this. मैं आपको यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा. You also have your exam going on right now. But इतनी चीज जो आपको बाकी के क्वेश्चंस है ना आपके एंड पे, एक बार आप देख लेना. Do the remaining question from your side. एक बार इसे आप देख लो. ठीक है. बाकी ये सब तो ऑलरेडी आप जानते हो. We have done all these questions. अच्छा इसका आंसर क्या होगा वैसे? इसका आंसर बता दो यहाँ पे मुझे. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड? बताइए मुस्कान कुमारी. सर सी ऑप्शन कंपटीशन. राइट, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे दोनों यहाँ पे नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे. सो दैट इज माय कंपटीशन. सो दैट इज गोइंग टू बी योर कंपटीशन ओवर हियर. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विल फाइंड हैपनिंग इन दिस. राइट, बहुत बढ़िया. Okay, so please solve the remaining questions as a homework over here, and yes, that is something we have done. ठीक है, तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. तो हम जब वापस मिलेंगे we'll start with a new chapter. और आपका मेजर टेस्ट आ रहा है. So मेजर टेस्ट के लिए 11th का मैंने आपको एक वैसे आपका एग्जाम भी चल रहा था. I don't know how many of you have followed that pattern which I have given you to follow. I think कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने मेरे साथ इंटरेक्ट भी किया था. They have reverted back, but
नाउ फोकस ऑन 12th as well, ठीक है। सो सिंडिकेट टेस्ट के पहले जितना हो सके 12th के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट, बिकॉज यू हैव टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स फ्रॉम 12th एज वेल, एंड बाकी रिजल्ट में से भी आप ला सकते हो, तो डू दैट। बाकी हम लोग डिस्कस करते एक बार फिर से सेपरेटली कैसे क्या करना है, विल हैव अ डिस्कशन ऑफ दैट, ठीक है। सो ऑलराइट देन, चलो लेट्स रैप दिस अप, मिलते हैं हम लोग वापस से। अगर कोई सवाल है, इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन प्लीज स्टे बैक एंड आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट। अगर आपको कोई सवाल यहाँ पे नहीं है, देन यस, आपका लेक्चर फिर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। बट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। और बाकी काफी लोग के आपके एग्जाम चल रही है, आई डू अंडरस्टैंड आपकी एग्जाम चल रही है, बट आई थिंक ट्राई टू मैनेज दिस क्लासेस राइट नाउ, एंड आप कर पाओगे। आई थिंक मेजर जब आपका एग्जाम आएगा ना, कोई मतलब मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम आएगा, तब आप छुट्टी ले सकते हो, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट उसके अलावा लगा लिया करो क्लास, डोंट मिस आउट ऑन क्लासेस दैट एकदम से, ठीक है। ऑलराइट पीपल, हाँ जी, चेतना का सवाल है क्या? चेतना बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए।